तो जैसे कि लगातार हम आपको कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान है और इस जनसंवाद अभियान का हिस्सा आप लोग हैं, क्योंकि लगातार आपके सवाल आ रहे हैं, लगातार आपके सवाल ट्विटर के माध्यम से आ रहे हैं। एस्क जी पर जो है आप सवाल कर रहे हैं, हम आपके सवाल लगातार ले रहे हैं और उसके बाद जो वीडियो सवाल है वो भी हम ले रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद है। सोनू राय का एक सवाल जो कि अगरतला से बहुत देर से पूछना चाह रहे थे, वो ले लेते फिर आता हूं वापस। वो सवाल यह है कि कोरोना वायरस किस सतह पर सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है? खुली हवा में कोरोना कितनी देर तक मौजूद रह सकता है? डॉक्टर वली। देखिए, ये बेसिकली इसकी ड्रॉपलेट्स हैवी होती हैं। खुली हवा में ज्यादा देर तक ये नहीं रह सकता, इसलिए हम लोगों ने शुरू से अब तक यही कहा है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, ये कॉफ के थ्रू जाएगा, एयरबॉर्न नहीं है। सॉरी, ये एयरबॉर्न नहीं है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट सेटल कर जाते हैं। तो इसलिए इसमें हवा में ज्यादा रहना और सरफेसेस पे, अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर साहब ने भी बताने की कोशिश की थी, मैक्सिमम 24 to 36 आवर्स है। जितना रफ सरफेस होगा उस पे ये ज्यादा रुकेगा। कॉपर, स्टील और ये जो पीतल होता है, ब्रास, इस पर कम रुकेगा और अखबार वगैरह पे ज्यादा नहीं रुकता है। कपड़े पे 24 घंटे रुक सकता है, कपड़े पे 24 घंटे रुक सकता है और कपड़े जो है हमको धूप में सुखा लें तो उस पे ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो वी कैन वेट फॉर 24 आवर्स और इसीलिए इसमें हम लोग मास्क नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है, एक सवाल अगला भी इसी से जुड़ा हुआ है डॉक्टर वली, एक सवाल अगला भी इसी से जुड़ा हुआ है। वो सवाल ये कि लॉकडाउन पे हूं, पूरा पालन कर रहा हूं, एहतियात बरत रहा हूं, घर पर हूं, तो लॉकडाउन में भी मुझको हो सकता है क्या? नहीं, लॉकडाउन में नहीं होगा। आप ये रखिए, सैनिटाइजर, जब भी कोई नई चीज छुइए तो आप सैनिटाइज कर लीजिए अपने हाथ को और सैनिटाइज रखिए। दूसरे, साफ सुथरा खाना खाइए और बाहर आप नहीं जा रहे हैं, बाहर से आने वाले किसी से नहीं मिल रहे हैं तो चांसेस बहुत कम है। इसीलिए तो ये लॉकडाउन है। इसको मैंने संस्कृत का एक कार्टून निकला था, उसमें एकांते सुकमा स्यास्ताम का एक बड़ा अच्छा सा रेस्टिंग बेबी छपा हुआ है। तो ये जरूरी है। और इसमें लॉकडाउन में जो मैं खास तौर से एक बात बता रहा हूं, आप अपना जब वॉशरूम जाते हैं, स्टूल्स पास करते हैं, उसके बाद हैंड हाइजीन डबल कीजिए और बूढ़े लोगों को छोटे लोगों से अलग रखिए। जवान लोगों को और बूढ़े लोगों को आपस में मत मिलने दीजिए। दे कैन समटाइम्स कैरी इन्फेक्शन हु आर हेल्दी एंड दिस कैन गो टू एल्डरली हु आर इन क्वारंटीन और हु आर स्टेइंग एट होम। जाहिर सी बात, अगर आप अकेले भी हैं तो कम से कम सेल्फ हाइजीन का ख्याल ज्यादा रखिए, ज्यादा अच्छे से हाथ धोइए और तमाम चीजों का पालन कीजिए। पुष्कर तिवारी का एक सवाल है, ये मैं सवाल वीडियो सवाल है, ये मैं ले लेता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद वापस आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट ने 75% का ईपीएफ निकालने की छूट दी है कि 75% तक ईपीएफ निकाल सकते हैं अपना एम्प्लॉइज, बट इसको अप्लाई करने के बाद 20 डेज का टाइम लग जाता है पीएफ को अकाउंट में आने में, जो कि लॉकडाउन के डेज से भी लॉकडाउन के बराबर ही है। तो उसका कोई बेनिफिट क्या होगा एम्प्लॉयज के लिए? और सैलरी वही 7 के बाद आती है या एम्प्लॉयर सैलरी दे नहीं सकता है? तो वर्कर्स जो मिनिमम ग्रेड के हैं, जिनका प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, जनधन खाता नहीं है, वो अपना घर कैसे चलाएंगे? क्योंकि पीएफ इतनी जल्दी अकाउंट में आता नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई। ठीक है सरदाना साहब, इसका जवाब दे दीजिए, मेरे ख्याल से सवाल आप तक पहुंच गया होगा। विजय सरदाना, सवाल पूछा आप तक, सवाल पहुंचा आप तक? किनसे पूछ रहे हैं? विजय सरदाना जी, आपसे सवाल था कि ईपीएफ निकालने में 20 दिन लग जाएंगे, सैलरी टाइम पर नहीं आएगी तो खर्च कैसे चलेगा? बात सही है। देखिए, ऐसा एक प्रोसीजरल डिले होता है। अभी सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, इसीलिए शुरुआत में मैंने ये कहा कि आप अपने जो नॉर्मल खर्चे हैं उनको कम करिए। कोशिश करिए कि जो भी आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं इंटरनल कॉस्ट घर के चलाने की भी, उसको कम करिए, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। सरकार ने सर्कुलर निकाला है, अब आप अप्लाई करेंगे। जो वहां कंसर्न है, कम से कम आपको अगर जरूरत है और आपको एस्टिमेट है कि अगले 2 हफ्ते में आपको पैसा चाहिए, तो आप विदाउट डिले अभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अपनी कंपनी से आप कह सकते हैं, अगर आपका मैनेजमेंट है, कि जैसे बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टाफ को कहा है और अमेरिका में और बाकी देशों ने भी कहा है कि आप किराया मत दीजिए, लेकिन स्टाफ की सैलरी टाइम पे दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनियां हैं,
उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उनका स्टाफ को दिक्कत ना आए। अगर वो जैसे सरकार ने 1,000-2,000 रुपए एक्सटेंड किए, अगर वो भी कंटिजेंसी फंड के माध्यम से एडवांस सैलरी दे सकते हैं तो दैट विल हेल्प। तो जिम्मेवारी सबको उठानी है। ऐसा नहीं है कि कंपनियों के मालिक ये सोचे कि हमारा। और सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त पता है क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर घर पर ही रहते हैं, लॉकडाउन ही रहते हैं, तो ईएमआई कम होगी कि नहीं होगी, ईएमआई देनी है कि नहीं देनी, तमाम ये सवाल है। क्योंकि ये देखिए, घर की ईएमआई कितनी कम होगी आज की इस घोषणा के बाद, एक कैलकुलेटर, एक मीटर में दिखा रहा हूं। अगर आपका 10 लाख लोन है और 20 साल तक का लोन है, ब्याज की दर है 7.90%, ईएमआई 8,302 बनती है। अब अगर संभावित नई दर जो आज के हिसाब से अगर हो जाती है वो 7.15% हो जाती है, तो नई ईएमआई आपकी बन जाएगी 7,843 रुपए। तो कुल बचत आपकी जो होगी वो होगी 459, यानी कि 449 महीना। वहीं अगर 20 लाख का लोन है, 20 साल तक का, 7.90 फिलहाल का इंटरेस्ट चल रहा है, 16,605 इस वक्त की ईएमआई है। नई दर के हिसाब से अगर मैं लगाऊं 7.15%, यानी कि 7.15%, 15,686 आपकी जो टोटल सेविंग होने वाली है वो होने वाली है 918 रुपए महीना। आरबीआई ने जिस तरीके का आज ये कहते हैं कि सोप्स की जो अनाउंसमेंट की है, 30 लाख तक की है, 20 साल तक का लोन है, 7.90 के हिसाब से 24,907 रुपए आप पे करते हैं। अब नई दर के हिसाब से 23,530 रुपया और एक अच्छी खासी यानी कि 1,377 रुपए, 1,377 रुपीज पर मंथ की आपके यहां सेव होने वाले हैं। इसमें जब आपको ये लग रहा है कि ईएमआई जो है कैसे निकलेगी या ईएमआई पर जो है खर्चा कैसे निकलेगा, 40 लाख तक का अगर आपके पास लोन है, 33,209 रुपए की ईएमआई आप देते हैं 20 साल के हिसाब से, 1,836 रुपए की बचत होने वाली है। यानी कि एक रुपए की बचत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौशलकांत इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, बोलिए कौशलकांत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऑलरेडी बैंकों में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है ईएमआई हॉलीडे का। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये कोरोना क्राइसिस चल रही है, ये ईएमआई हॉलीडे डिक्लेयर कर देना चाहिए और कोई भी ईएमआई जमा नहीं करनी चाहिए जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, और उसके बाद दोबारा ऐड करके सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। ये बेस्ट इसका सोल्यूशन होगा। ये 100 रुपए बचा करके कुछ नहीं होने वाला। अब जब देखिए, हमारे सोसाइटी में 30% चीजें सरकार चलाती, करीब 70% चीजें प्राइवेट के बिडर्स चलाते हैं। प्राइवेट बिडर्स में अगर हम बात करते हैं, किसी टीचर ने बात की, प्राइवेट स्कूल्स की बात की, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां के एम्प्लॉय की सैलरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज को देनी चाहिए। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनकी सैलरी देनी चाहिए, इसके लिए सरकार उनके मदद करने के लिए आगे आ रही है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक क्राइसिस का दौर है। सरकार अगर आगे बढ़ के सारा काम कर रही है तो प्राइवेट बिडर्स को आगे आके काम करना पड़ेगा। ये बात इस समय कमाई करने की नहीं है, ये बात इस समय मुनाफाखोरी की नहीं है, ये बात इस समय देश की है, पूरी जनता की है। क्योंकि 2 महीने बाद जब ये क्राइसिस ओवर हो जाएगी तो अगर सरकार कंसिडरेट होगी और उन्हें लगेगा तो वो आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। इस समय सभी लोगों को एक साथ यूनाइट होके, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो घरों में काम करने वाले लोग हों, चाहे कंपनियों में काम करने वाले लोग हों, सबको यूनोनिमस देश के साथ खड़े होना चाहिए। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हर चीज पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की। स्मॉल सेक्टर जॉब से जुड़े उनके पास एम्प्लॉइज हैं कि आगे वो सैलरीज कैसे देंगे अगर यहाँ पर हॉलीडेज के लिए चले जाता है। देखिए साहब, मिलकर के करना पड़ेगा। अगर कोई क्राइसिस सोसाइटी पर आया है तो ठीक है, वो फुल सैलरीज नहीं, आगे क्या वो होता है, अगर ये लॉकडाउन लंबा जाता है तब की बात हो रही है। लेकिन फिलहाल के लिए तो कम से कम पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक गरीबों को अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा और इससे करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात कही गई, ये लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का होगा और इसमें अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान ना हो कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं, चावल या दाल ना हो। तो उसके लिए पहला कदम जो उठाया गया है वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी
जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज्यादा। और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है। अब आप एक अंदाजा लगाइए कि इटली की जो पॉपुलेशन है और जो भारत की पॉपुलेशन, भारत की 22 टाइम्स है। अगर इटली जैसा इतना संपन्न कंट्री इस तरीके से आ सकता है, ये सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, 130 करोड़ लोग यहां पर रहते हों, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इतना ज्यादा हो, यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी, उन लोगों का खाना, बहुत से लोग जो कि सिर्फ एक दिन हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं, या फिर ईएमआई के साथ उनकी जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी जो पैदा हो जाती है। प्रयागराज से अमित है, सवाल पूछना चाहते हैं। अमित, आप अपना सवाल पूछिए। क्या किराना स्टोर वाले और मेडिकल स्टोर वाले अपने काउंटर को डेली सैनिटाइज कर रहे हैं? और सब्जी बेचने वाले और भी जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या वो ग्लव्स और मास्क पहन के ही सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग ऐसा करिए, क्योंकि ये चैन सर्कल है। एक भी अगर कोरोना वायरस पीड़ित आदमी आपके संपर्क में आता है, पैसे का लेन देन करता है, तो ये हजारों को फैल सकता है। जितने आपके यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर सर्विस लेके गए होंगे सबको ये हो सकता है। तो प्लीज इस रूल को फॉलो करिए और सेफ रहिए। ये सवाल से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता थी, और ये बहुत जरूरी है। जो प्रयागराज से उन्होंने कहा कि आप अगर आप कैरी कर रहे हैं सैनिटाइजर, तो आप अगर सब्जी ले रहे हैं तो उनको दीजिए। ये देखिए जो किराना बेच रहा है, सनसेट सर्विसेज बेच रहा है, उसके पास वो प्रिकॉशंस पूरे है कि नहीं है, क्योंकि बचाव में ही बचाव है, जैसा कि कहा जाए, क्योंकि घर में जरूरी चीजों के लिए तो नीचे निकलना ही है। अब अजय राज है पूर्णिया से, एक सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर टीआर कक्कड़ जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसा जानना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वैसे सवाल उनका यह कि हमारे गांव में दूसरे राज्यों से बहुत से लोग आ गए और उनको कोरोना संक्रमण हो रहा है, तो उनको कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। ऐसे में क्या किया जाए? मेरा सवाल इससे जुड़ा यह है जो इन्होंने पूछा, वो ये कि अब भी कहने के बावजूद भी सर लोगों में एक पैनिक है। लोग अब भी एक्सप्रेसवे और तमाम जगहों पर पैदल ही निकल पड़े हैं, यूपी, एटा, बलिया, इस तरफ कि हम पैदल घर पहुंच जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं, क्या करें? उनको फिर जो रास्ते में लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे संभाले? बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने आश्वासन देने के पश्चात भी कुछ लोग पैदल अपने घरों को जा रहे हैं और बहुत लंबा डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि रास्ते में एक तो उनको कुछ ना कुछ कष्ट होंगे, और दूसरा अगर वो कैरियर हैं इसके कोई भी एक आध, तो वो फैला सकते हैं। मेरा ख्याल में जिस जिले से या जिस प्रांत से निकल रहे हैं वहां का प्रशासन बिल्कुल जागरूक है। वो अवश्य इन लोगों की एक तो सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, और अगर इनको कहीं आइसोलेट किसी स्टेज पे करना पड़ता तो अवश्य करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब ये ऐसा देश है हमारा कि बताने के पश्चात भी प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की है, फिर भी कुछ लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए साथ एक तो सहानुभूति बरतनी पड़ती है हम लोगों को, और दूसरा सख्ती भी दिखानी है कभी न कभी। दोनों चीजें, और अगर ये बहुत बड़ा समस्या हो जाती है तो उनको कहीं न कहीं कैंप करना पड़ेगा। जो है बहुत से लोगों ने प्लेकार्ड ले लिया, बैनर ले लिया कि क्या करूं, मेरे पास तो खाने को नहीं है। छोटे छोटे बच्चे थे, कक्कड़ साहब, छोटे छोटे बच्चे थे। तो आज हमने देखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक ऑर्डर आया कि नहीं, उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जाएगी, और रास्ते में जो है पानी और खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। 2 सवाल मैं फटाफट लेता हूं। एक तो यश मोहब्बे हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं, वो ये है कि हमारी एक गिफ्ट शॉप है और हमारे पूरे परिवार का इनकम का सोर्स वही है, वही शॉप है। लॉकडाउन है, शॉप बंद रहेगी, इनकम आ नहीं रही है, क्या करूंगा सरदाना साहब? और इसी के साथ राजेश अजमेर से हैं, वो भी यही कह रहे हैं, लॉकडाउन से छोटे दुकानदार और व्यापारी ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि डेली इनकम, डेली नहीं तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज इनकम लिमिटेड तौर पर मिलती है। वो लोग क्या करेंगे फिर? निश्चित रूप से एक चिंता की बात है, और पिछले 3-4 दिनों से हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि खासकर जो अनऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल इंडस्ट्री है, जो डेली इनकम करके अपना घर चलाते हैं, उनके लिए समस्या है। और सरकार से हमारा यही निवेदन था कि जैसे आपने होमलेस और गरीब लोगों के लिए किसी तरह का पैकेज लाए हैं, इसी तरह जो छोटे दुकानदार हैं जो हमारे समाज में हैं और जिनकी डेली इनकम एक लिमिट से कम है, जो सरकार के पास आंकड़े हैं कि 5 लाख से कम सालाना या 10 लाख से कम सालाना जिनका टर्नओवर है, ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कैश ट्रांसफर का इंतजाम किया जाए। और इन लोगों से भी मेरा निवेदन यही रहेगा कि देखिए, आपको भी पता है डिफिकल्ट टाइम है,
सबसे पहली चुनौती तो यही होती है कि मैं अपने कौन कौन से खर्चे कम कर सकूं। अगर घर में 3 एसी चल रहे हैं तो कृपया एक चलाएं या बंद ही कर दें। कहने का मतलब यह है कि हमें भी रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सहायता आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो ये चुनौती हम सबके अपने घरों की है। हमें मिल के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। बाहर से कोई दोस्त अगर आपको हेल्प कर दे, आज आप डिजिटल ट्रांसफर है, आपका कोई रिश्तेदार आपको हेल्प कर दे, टाइमिंग, हमें सारे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, सिर्फ एक रास्ता नहीं है। ये इस समय एक सामाजिक जिम्मेवारी है और हम एक दूसरे को साथ करेंगे तो मेरे ख्याल से हम आगे निकल पाएंगे। ठीक है, एक सवाल अमित वैष्णव है, वो पूछ रहे हैं, बस सरदाना साहब आप भी इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं आता हूं कौशलकांत, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि मेरी मोबाइल की दुकान है, रोज के हिसाब से कमाता हूं, लॉकडाउन हो गया है, मुझे घर का किराया देना, मेरे पास इनकम ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? नंबर 1। नंबर 2, ये मोहित है, वीडियो से सवाल पूछ रहे हैं, ये स्कूल वैन के ड्राइवर हैं, ये भी देखते हैं। मैं स्कूल वैन चलाता हूँ मोदी जी, और प्राइवेट स्कूल वैन। मुझे ये पूछना है, क्या हम लोगों को स्कूल वैन वालों को पैसे मिलेंगे? हमारी सैलरी मिलेगी? जो पेरेंट्स है वो हमें पैसे देंगे? और जो घर में काम करने वाले वर्कर है, जैसे कोई पोछा मारने वाला, रोटी बनाने वाला, वो कोई खाना पकाने वाला, वो सफाई करने वाला, उनको क्या पैसे मिलेंगे वहां से? संक्षिप्त में सरदाना जी, मैंने कहा बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज हैं, क्या पेरेंट्स पैसे देंगे? मैं लेके जा तो नहीं रहा बच्चों को। अगर देखिए लोग इनकम ब्रैकेट में, इनके पास बीपीएल कार्ड होगा, इनके पास राशन कार्ड होगा, इनको पता है क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। अगर इनके पास राशन कार्ड है तो इनके राशन का इंतजाम सरकार ने किया है। अगर ये बीपीएल कार्ड होल्डर है, जनधन अकाउंट इनका है, तो इनके उसमें अकाउंट में ट्रांसफर आएगा, जैसा सरकार ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है। अगर इनके स्कूल के ये काम करते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि किराया है, मैंने कल भी किसी चैनल पे निवेदन किया था कि जो मकान मालिक हैं या जो दुकानदार के जो रियल एस्टेट ओनर हैं, कृपया 1-2 महीने का अगर आप किराया छोड़ देंगे तो इन लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा उतना ही है। अगर वो किराया देंगे तो घर में बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो निवेदन ये है कि 1-2 महीने का किराया छोड़ने से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन समाज के सामने आएगा और इन लोगों की घर की गुजारा होगा। और जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड है, उनके लिए सरकार ने घोषणा कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं है। हाँ, अगर ये कहते हैं कि ना हमने आज तक कार्ड बनवाया है, ना जनधन अकाउंट है, ना बीपीएल है, तो ये इनकी अपनी लापरवाही है, नुकसान इनको अनफॉर्चुनेटली उठाना पड़ रहा है। लेकिन यही बात मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग एज ए अलर्ट सिटीजन रहें। मैं आपके एक सवाल का और जवाब दे देता हूं सर। अभी फेसबुक पे मैंने एक कंज्यूमर अलर्ट नाम से एक पेज बना दिया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दुकानदार हमसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं। उन दुकानों को आप फोटो लीजिए, दुकानदारों का फोटो लीजिए, उस पर पोस्ट कर दीजिए और मैं जो कंसर्न अथॉरिटीज है वहां उनको ट्रांसमिट करता रहूंगा कि देखिए ये लोग हैं, इन पे आपको कार्रवाई करनी है। तो फेसबुक पे आप जाइए, कंज्यूमर अलर्ट पे अपने। एक किसान का सवाल आया है सरदाना साहब, एक किसान का सवाल आया, ये सवाल ले लेता हूं, ये भी दिखाना बहुत जरूरी है। ट्विटर के माध्यम से आया, निवेश का सवाल है, एक बार देखिए। सवाल है जी न्यूज से कि मैं एक किसान हूं, क्या मैं किसान अपना खेत काटने के लिए खेत तक जा सकता हूं घर से बाहर या नहीं जा सकता हूं? प्लीज मुझे गाइड करें, मैं सरकार को सपोर्ट करना चाहता हूं। डॉक्टर वली, ये मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कह रहे हैं कि किसान हूं, लॉकडाउन में हूं, फसल काटनी है, जाऊं कि ना जाऊं, कैसे जाऊं? नहीं, देखिए इनको खुद नहीं काटेंगे पूरी फसल, आई एम वेरी श्योर। इनके पास कुछ अमला होगा और उस अमले को वहां खेत में झोपड़ी में रखा जाता है। मैं भी ऐसे छोटी जगह से आता हूं, तो फसल काटने वालों को जाना तो पड़ेगा, लेकिन उनको वही है, डिस्टेंस का रखना पड़ेगा वहां पे और उनको जाना है। वो भी एक एसेंशियल सर्विस है। हमारे जो कई हमारे इंटरनेशनल सिंबल है उनमें गेहूं की बाली बनी होती है, तो वो तो बड़ी जरूरी चीज है। अगर फसल को नहीं काटेंगे तो ये तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो इनको जाना है, हाइजीन रखनी है, हैंड हाइजीन भी रखनी है, इनको डिस्टेंस रखना है और इनको जाके अपने जो स्टाफ है उसको भी उतनी ही केयरफुली रखना है और फसल को तो काटना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, इसमें तो कोई मना भी नहीं करेगा। तो जाना है इनको, इनका जो उज्र है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल जाना है और फसल काटनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर फसल कटेगी, फसल फिर उसके बाद पकेगी, बाजार में आएगी, तभी तो हम तक आएगी। हम ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक सोसाइटी एज ए चेन है, इसे हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। सरदाना जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए सर।
देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि आप फसल काटने जा सकते हैं। सरकार ने जितने भी फूड सिस्टम्स है, क्योंकि अगर फसलें नहीं कटेंगी, दूध नहीं निकलेगा, अंडा मछली नहीं आएगी तो लोग खाएंगे क्या? तो ये सप्लाई चेन एसेंशियल सप्लाई चेन है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप जब फसल की कटाई करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप प्रॉपर मेंटेन करिए डिस्टेंस, कपड़े मुंह पे कपड़ा बांधिए, आप अपने आप को हाइजीनिक रखिए। ऐसा नहीं है कि जब आप खेत में जा रहे हो और कम से कम मजदूर लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि 50 मजदूर आपने बाजू में खड़े कर दिए और सब मिलकर काम कर रहे हैं। सावधानी में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं करनी। ठीक है सरदार जी, बहुत से ऐसे सवाल आ रहे हैं कि इस कारण से मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। लगातार आते चले जा रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं ताकि जितने ज्यादा हो सके ले सकें। मुफ्त में गैस और अनाज कहां मिलेगा? खैर, इसका जवाब सरदार जी ने पहले दिया था। अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं या फिर राशन कार्ड है तो उसकी आप सुविधा ले सकते हैं। और एक सवाल है कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, अभी दिल्ली में हूं, मेरे एक रिश्तेदार की मौत हो गई है लॉकडाउन में, दिल्ली से यूपी कैसे जाऊं? कक्कड़ साहब, ये सवाल का जवाब आप देना सकते हैं, क्योंकि जब सब कुछ बंद है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो फिर लोग कैसे ट्रेवल करें? अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि अगर इनको हम कर्फ्यू पास भी दे देता है जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस विभाग से, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान मुझे लगता नहीं है कुछ किया है। लेकिन क्योंकि ये समस्या इन्होंने बताई है, किसी स्टेज पर गृह मंत्रालय को चाहिए कि इस तरह के लोगों को जो भी सहायता मिल सकती है उस सहायता का प्रबंध करें। नहीं तो मैं तो इनको ये एडवाइस करूंगा, ये देखिए ये जो समय है ये बिल्कुल बहुत मुश्किल का घड़ी है, कई मुश्किलातें आएंगी। उन मुश्किलातों को सामने रख के हमने आगे जाना है, इस कोरोना वायरस को फेल करना है। तो ये इस तरह की सैक्रिफाइसेस शायद कई और देनी पड़े हम लोगों को, लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल, गृह मंत्रालय इसके बारे में आगे सोच सकता है कि क्या किया जा सकता है। तो हमने देखा कि लगातार जो है वो सवाल यहां पर आ रहे हैं। जी वली साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी बरेली की एक लेडी को पुलिस लेके गई है हॉस्पिटल। बरेली की एक लेडी इज्जत नगर से, जिसका हस्बैंड नोएडा में था, उसको यूपी पुलिस ने ले जाके हॉस्पिटल में ले जाके डिलीवरी कराई है। और इट वाज ए वेरी टचिंग वीडियो ऑफ दैट लेडी दैट हैज कम, कि वो इतना खुश है पुलिस से कि पुलिस ने मेरे हस्बैंड को भी बुला दिया और मेरे को टाइम रहते डिलीवरी भी करा दी। तो ये बहुत ही मार्मिक एक वीडियो आज चला है और ये बहुत अच्छा काम पुलिस का है। जहां एक तरफ पुलिस को आप लोग कभी कभी डंडे मारते हुए भी दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी उनका काम है। लेकिन ये जो अच्छे काम पुलिस कर रही है, खाना बांट रही है, तो ये इसी से मिलता जुलता एक काम है कि किसी के गम में पुलिस शरीक हो और हम इंसानियत के नाते कुछ अच्छा काम करें। और पुलिस ने ऐसा किया, यूपी की पुलिस ने खास तौर से किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो चीज हमने शुरू में देखा था कि ऐसी कई परेशानी, ऐसी कई डिस्टर्बेंस आ रही थी, लेकिन वो भी ह्यूमन बीइंग है। अब देखिए सारा दिन जो है एक्सपोजर में बैठना, इतने लोगों को रोकना, खतरा तो उनको भी है ना, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि वो भी हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, हमें भी उनको सलाम करना चाहिए, हैट्स ऑफ करना चाहिए। और लगातार आप मत भूलिए, आप और हम बात कर रहे हैं, स्टे होम कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स हैं जो कि लगातार मेडिकल में लगे हुए हैं, जो लगातार अस्पतालों में लगे हुए हैं, वो वार्ड बॉयज हैं, वो नर्सेज हैं जो कि हमारा ख्याल रख रहे हैं। इस बीच तबीले हमने चलाया कि अब तक का ये सबसे बड़ा जनसंवाद है। आप लोग जी के माध्यम से जुड़िए, हैशटैग है आस्क जी, और उस पर अपनी बात रखिए। और हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी लोग कहना चाह रहे हैं। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट आया, मैं यहां पर पढ़ना चाह रहा था। ये मिसेस ललिता हैं, ये कह रही कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दिन आज मेरा जन्मदिन है। आज मैं अमूमन अपना जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाती हूँ, घर वाले जो है फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? तो देखिए फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप फैमिली के साथ रहिए, फैमिली के साथ जन्मदिन मनाइए, कुछ दिन बाहर नहीं जाएंगे तो अगली बार जो है बाकी लोगों के साथ मना सकती है। तो इस तरीके का संवाद जारी रहेगा। और क्या कहना था उन कोरोना फाइटर्स के बारे में अनुराग ठाकुर का, आई सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस जंग को लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहां तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर
देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे।